आइए आज हम जो है यूपीएसआई टॉप 20 जो सीरीज चल रही है 15 सीरीज चल रही है उसकी दूसरी क्लास करते हैं। आइए पहला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए बोला गया है कि राकेश अपनी मासिक आय का 15% राकेश जो है अपनी मासिक आय का 15% घरेलू खर्च पर, 20% जो है किताबों पर और 30% जो है कपड़ों पर खर्च करता है और बाकी बचा लेता है। तो उसने अपनी आय का जो है मासिक आय का खर्च कितना किया, कुल खर्च निकाल लेंगे। कुल खर्च निकालेंगे। देखिए मासिक आय का 15% जो है किस पे कर रहा है, घरेलू खर्च है। 20% किताबों पर, 20% और प्लस कह रहा है कि 30% कपड़ों पर, 30% कपड़ों पर तो हो जाएगा 30 20 50 और 15 कितना दिखेगा 65%। तो बचत कितना करेगा वो बताइए, बचत कितना करेगा वो 100 में से घटा लेंगे तो कितना दिखेगा 35%। कितना हो जाएगा 35%। तो कह रहे हैं कि बचत है कितना उसका, देखिए 12,365 आपका, ठीक है 12,565। तो कह सकते हैं कि 35% का मान जो है आपका कितना दिखा, 35% का मान कह रहा है कितना है 12,565 रुपए। तो हल करेंगे 7 से काटेंगे, ठीक है 5 से काट लेते हैं कितना दिखेगा 7%। 7 से 5 से काटा, 5 से कटेगा 25 बार में 125, 5 कम 5 में 15। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से 1% का मान। 7 से काटिए, 7 गुणे 3 21, 4 दिखेगा 7 5 35, कितना दिखेगा 6 7 9 63। 1% का मान जो है, जो उसकी आय है, उसका 1% का मान कितना दिखा आपका 359 रुपए। तो आप कह सकते हैं कि 100% उसकी क्या है, आय है। उसकी आय का 100% कितना दिखेगा 35900 रुपए, ठीक है 35,900। तो आपका बी वाला विकल्प दिखेगा 35,900, ठीक है। उसकी आय निकल जाएगी 35,900। अगला सवाल करते हैं हम लोग। देखिए बोला गया है कि श्री जैकब ने 17,500 रुपए का निवेश दो अलग-अलग योजनाओं में, कौन-कौन सी, ए और बी में, ठीक है ना। दो अलग-अलग योजना है ए और बी में, क्रमशः 20% और कितना 7.5% की साधारण ब्याज दर पर विभाजित करके किया, यानी दो, ठीक है। कह रहे कि टोटल निवेश उसका दोनों योजनाओं में कितना है 17,500 का, ठीक है। योजना ए में जो कुछ राशि निवेश किया है जिसपे ब्याज दर कितना है आपका 20%। योजना बी में जो है कुछ राशि निवेश करता है जिसपे ब्याज की दर कितना है 7.5% आपका। तो कह रहे हैं कि दोनों योजनाओं से, ठीक है, 2 वर्षों में अर्जित ब्याज की कुल राशि कह रहा है कितना है 3775 रुपए। तो योजनाओं में कह रहे हैं कि योजना ए में निवेश की गई राशि क्या है रुपए में निकालना, और ये सारे जो है 4 विकल्प आपको दिए गए, इन्हीं में से कोई एक होगा। आइए हल करते हैं। तो मिश्रण से भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम ब्याज की दर पे जो है मिश्रण लगाएं, ब्याज की दर पे जो है मिश्रण लगाएं तो हमको अनुपात किसका मिलता है, धनराशियों का। आप निकाल भी सकते हैं कि ब्याज की दर हम लोग कैसे निकालते हैं। ऊपर निकालते हैं हम लोग क्या, कि ब्याज कैसा है, कितना ब्याज है, और नीचे क्या होता है प्रिंसिपल। तो जो नीचे आता है उसी का, जैसे अगर हम ब्याज की दर पे क्या लगा दें, मिश्रण लगाएं, तो हमको अनुपात जो मिलेगा किसका मिलेगा, धनराशियों का। तो आइए हम लगाते हैं। ठीक है, ब्याज की दर पे अगर हम लगा दें मिश्रण, ए और बी दो बोला गया है। देखिए 2 साल के लिए टोटल ब्याज है दोनों पे कितना 3775। तो 1 साल में साधारण ब्याज, देखिए ए योजना पे कितना मिलेगा ब्याज 20%, तो 2 साल में कितना मिलेगा आपको 40%, ठीक है। 1 साल में कितना मिला 20%, 2 साल में कितना मिलेगा 40%।
1 साल में कह रहे हैं कि बी जो है उसपे ब्याज दर कितना है 7.5% यानी 1 साल में मिला ब्याज 7.5% का, तो आप कह सकते हैं कि योजना बी से 2 सालों में टोटल ब्याज कितना जनरेट होगा, तो 75 का यानी 7.5 का दोगुना कितना हो जाएगा 15% आपका। 7.5% मिलता है 1 साल में ब्याज, तो 2 साल में मिलेगा कितना आपका 15%। 15%। अब हम यहाँ लिखते हैं टोटल मध्यमान यानी कुल जो है ब्याज की दर कितने हैं। तो अब ब्याज की दर निकालेंगे टोटल, ठीक है ना? टोटल जो है ब्याज की दर कितना है ये निकालेंगे। तो टोटल ब्याज कितना मिला था 3775 रुपए का, कितने पे 17,500 पे। इसे गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है? तो ब्याज की दर 2 जीरो हटेगा आपका, 25 से काट दें क्योंकि नीचे 7 बार में कटेगा ये। ऊपर देखेंगे 25 से कम 25 कितना देगा 37 यानी 12 दिखेगा 27 और 25 पांचे 125 यानी 127 में से 125 घटेगा कितना दिखेगा 25 आपका यानी एक बार 151/7%। जो टोटल ब्याज है 17,500 पे 3775 का, यानी उस पे ब्याज कितना मिला, ब्याज की दर क्या है 2 सालों का 151/7% यानी 151/7%। तो इस पूरे डाटा में अगर हम किससे गुणा कर दें 7 से, इस पूरे डाटा में किससे गुणा कर दें 7 से, तो देखिए 40 गुणे 7 कितना बन गया आपका 280। 15 गुणे 7 कितना बन गया 105। और जब यहाँ गुणा करेंगे 7 से तो कितना बनेगा 7 से कट नीचे 7 कट जाएगा तो क्या दिखेगा 151। तो बड़े में से हम छोटे मान घटाते हैं। 15 7 105 और यहाँ 151, ठीक है ना? ये बनेगा बड़ा कौन सा देखा 151 माइनस 105 और ये अनुपात ये ए के लिए यूनिट है और ये बी का है जो आपका धनराशि निवेश है। यहाँ पे 7 गुणे कितना 40 यानी 280 और यहाँ हम लिखेगा 151 आपका, ठीक है? तो यहाँ घटाएंगे तो कितना दिखेगा 46 और यहाँ घटाइए, ठीक है? यहाँ दिखा 29 और 129 आपका, ठीक है? इसका मतलब ये है ये प्रिंसिपल का आपका रेशियो आ गया, धनराशियों का निवेशित धनराशियों का ये अनुपात है। इसका मतलब है कि अगर ए में कितना निवेश करेगा 46 यूनिट, तो बी में कितना निवेश करना होगा उसको 129 यूनिट का, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि टोटल जो मान है आपका जोड़ने पे कितना दिखा, जोड़ लीजिए 9 6 15, ठीक है? 4 2 6 1 7 और 1 यानी 175 यूनिट का टोटल निवेश है दोनों में। 46 प्लस 129 दोनों ए और बी में निवेश करने पे कितना और 175 यूनिट, जबकि सवाल में बोला कि हम निवेश कितना कर रहे हैं 17,500 रुपए। तो इसी का मान तो है सवाल में कितना 17,500 रुपया। तो हम हल करेंगे 175 से 175 यानी 1 का मान सवाल में क्या दिखेगा बताइए 100 दिखेगा 100 रुपया। तो आपसे पूछा है कि ए पर कह रहा है कि योजना ए पर निवेशित राशि क्या है। तो आप देखेंगे योजना ए पर निवेशित राशि कितनी है 46 यूनिट और 1 का मान कितना है 100, तो कितने गुना दिखेगा 100 गुना ने कितना हो जाएगा टोटल 4600 रुपए। ये दिखेगा आपका 4600 रुपए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। अगला सवाल करते हैं हम लोग। देखिए सवाल में बोला गया कि एक ट्रेन को 99 मीटर लंबे पुल को पार करने में 61 सेकंड का समय लगता है। जब वो ट्रेन एक पुल को जो कितना मीटर लंबा है मात्र 99 मीटर, ठीक है ना, लंबा है, उसको पार करने में समय कितना लगाता है 61 सेकंड का, ठीक है? कह रहा है कि यदि वह ट्रेन पुल पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगे 52 सेकंड, तो लंबाई ज्ञात करें, ठीक है? तो लंबाई कितनी है? अगर हमें ट्रेन की चाल पता होती तो आपको पता है कि जब भी कोई व्यक्ति को पार करती है ट्रेन तो दूरी कितनी तय करती है खुद की लंबाई के बराबर। जब भी कोई ट्रेन, ठीक है, किसी व्यक्ति को, किसी पोल को, खंबे को, जो भी है आपका है,
उसको पार करती है तो खुद की लंबाई के बराबर जो है दूरी तय करनी पड़ती है। लेकिन जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है, किसी पुल को पार करती है, किसी प्लेटफ़ॉर्म को पार करती है, किसी सुरंग को पार करती है, तब जो है दूरी दोनों की लंबाई के बराबर जो है तय करनी पड़ती है। तो यहाँ पे बोला गया है हमको ट्रेन की लंबाई निकालनी है, ठीक है? तो आइए हल करते हैं। हम निकालेंगे यहाँ पे देखिए जब उसकी ट्रेन की एक खुद की लंबाई होगी, ठीक है? तो आप कह सकते हैं कि ट्रेन की लंबाई कितना जो भी आपको मानना है मान सकते हैं, ठीक है? जैसे कह दें कि ट्रेन की लंबाई कितनी है L मीटर है। बेसिक्स कर लेते हैं, फिर हम जो रेशियो से इसको करेंगे, ठीक है? ट्रेन की लंबाई कितना मान लें हम लोग? L मीटर। तो देखिए चाल तो उसकी फिक्स है ना, चाल क्या है उसकी? बराबर है। जिस चाल से ट्रेन जो है प्लेटफ़ॉर्म को यानी पुल को पार करेगी, उसी चाल से क्या करेगी? एक खड़े एक व्यक्ति को पार करेगी। तो चाल तो बराबर है, ठीक है? तो चाल निकालेंगे, ये हो जाएगा खुद की लंबाई, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, खुद की लंबाई को पार करेगी प्लस इस पुल को जो कि कितना लंबा है, ठीक है? चाल बराबर ये दूरी हो गया आपका और नीचे क्या आ जाएगा समय, जो कि समय कितना लगा आपका 61 बराबर बाद में भी चाल वही होनी चाहिए। इस बार खड़े एक व्यक्ति को पार करते हैं तो दूरी चलेगी अपनी खुद की लंबाई का और समय कितना लगा है मात्र 52 सेकंड का, ठीक है? समय कितना लगा है मात्र 52 सेकंड का तो हल करेंगे, ये हो जाएगा 52L प्लस 99 गुणे 52 बराबर 61L कितना हो जाएगा 61L घटाएँगे 61 में से कितना 52 तो कितना दिखेगा आपको 9L ये हो जाएगा 99 गुणे 52 ठीक है? तो 9 से काट दें 11 बार में, तो लंबाई कितनी दिखी 11 दूना 22 55 और 2 कितना हो जाएगा 57 आपका 572 मीटर ये ट्रेन की लंबाई हो जाएगी आपकी 572 आपका। देखिए इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। आइए हम दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। बेसिक वाला समझ में आया होगा आप लोगों को हमने माना कि ट्रेन की लंबाई कितनी L मीटर है। जब वो ट्रेन किसी पुल को पार करती है जो कि 99 मीटर लंबी है, तो खुद की लंबाई प्लस पुल की लंबाई को पार करेगी, ठीक है? और समय लगेगा 61 सेकंड का। तो हम चाल निकालेंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये टोटल दूरी हो गया, नीचे समय। अब यहाँ भी चाल बराबर है, हमने दोनों चाल को बराबर कर दिया है। ये भी आपकी चाल है ट्रेन की और ये भी क्या है? उसी ट्रेन की चाल है इसलिए हमने दोनों को बराबर कर दिया है, ठीक है? आइए अगला देखते हैं। देखिए चाल क्या है? बराबर है आपका, ठीक है? चाल क्या है? बराबर है। चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय, ठीक है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय। तो जब चाल बराबर हो, तो आप कह सकते हैं ये कांस्टेंट दिखेगा। आप ये भी कहते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है आपका? चाल गुणे में समय। तो अगर चाल बराबर है तो जो अनुपात दूरी का होगा, वही अनुपात क्या होगा आपका? समय का भी होगा, ठीक है? अनुक्रमानुपाती होता है, दूरियों का अनुपात में क्या हो जाता है? समय का अनुपात, ठीक है? क्योंकि चाल तो बराबर है ना, दूरी अगर ज़्यादा तय करनी होगी तो समय क्या होगा? उसी का अनुपात में बढ़ता जाएगा। दूरी को कम करेंगे तो समय भी क्या होगा आपका? कम लगेगा, क्योंकि चाल को आपने कांस्टेंट कर दिया, नियतांक बना दिया। तो दूरी का अगर अनुपात देखना चाहें, ठीक है? या फिर समय का अनुपात तो दोनों एक ही होगा, ठीक है? तो आपने देखा कि समय का अनुपात है कितना? 61 पहले है, ठीक है? यानी जब उसने ट्रेन की इसमें ट्रेन की भी है, प्लस पुल की भी है लंबाई, क्योंकि समय के अनुपात में क्या होगा? दूरी का अनुपात होगा। इसमें ट्रेन भी है और पुल भी है और यहाँ पे क्या है? केवल ट्रेन है और यहाँ पे समय कितना लगा है? 52 यानी ये हो गया दूरियों का अनुपात। कह रहा है कि अगर ट्रेन और पुल दोनों का मिला के दूरी कितना है? 61 है, तो केवल ट्रेन का कितना आपका है? बताइए? 52 है, ठीक है? तो आप कह सकते हैं कि अंतर कितना दिखा है यहाँ पे? ट्रेन तो दोनों में होगा ना, तो पुल यहाँ पे अधिक है, तो देखें कितना अधिक है? मात्र 9 और इसी 9 का मान सवाल यही तो आपका पुल वाला है। डिफरेंस क्या होगा? पुल आपका क्योंकि ट्रेन दोनों में कॉमन है आपका। 9 का ही मान सवाल है, कितना बोला है आपको? 99 मीटर,
9 से काट दी कितनी बार में 1 का मान दिखेगा 11 मीटर। तो आपसे पूछा है ट्रेन, तो ट्रेन कितना दिखा आपका 52 यूनिट, तो ट्रेन की लेंथ निकालेंगे। ट्रेन ये हो जाएगा 52 गुणे 11 कितना आया था 572 मीटर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हो जाएगा रेशियो के मेथड से आपका। देखिए कई लोग चाल भी निकाल करते हैं, डायरेक्ट चाल निकालने का आपको सीधा सिंपल तरीका बता देते हैं। इसी पेज पे बता देते हैं हम। देखिए कह रहे हैं कि वही ट्रेन जो है एक खुद को पार करती है एंड ट्रेन की लंबाई प्लस पुल को, तो समय कितना लगाती है बताइए यहाँ पे 99 कितना 61 है आपका, कितना है 61 है, ये है आपका 61 सेकंड का। और फिर कह रहा है कि जब वही ट्रेन जो है इसको पार करती है खुद की लंबाई को, तो समय कितना लगाती है 52 सेकंड का। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ भी तो देखिए इस ट्रेन को, यहाँ भी तो ट्रेन है, ये दूरी क्या है खुद की लंबाई, यहाँ भी है खुद की लंबाई, यहाँ भी, तो यहाँ कितना लग रहा है उसको 52 सेकंड। तो यहाँ भी तो कितना लगना होगा, यहाँ पे कितना लगना चाहिए इसके लिए 52 सेकंड। तो बाकी देखेंगे टोटल लगा कितना 61, इसका मतलब बाकी का 9 सेकंड कहाँ लगा होगा, उसको खुद को पार करने यानी पुल को पार करने में लगा होगा। उस ट्रेन को खुद की लंबाई पार करने में कितना लग रहा है 52 सेकंड। तो आप देखेंगे यहाँ ट्रेन खुद की लंबाई प्लस पुल की लंबाई को पार करिए, तो यहाँ कितना लगना चाहिए खुद को भी पार करने में 52 सेकंड। तो देखिए टोटल कितना लगा है दोनों को पार करने में 61, इसका मतलब ये पुल को पार कर रही है कितने में, मात्र 9 में है। तो ट्रेन के हम चाल निकाल सकते हैं, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी गुणे समय, ठीक है। तो चाल निकालेंगे कितना चलिए बताइए इसकी ट्रेन की चाल। इस देखिए इस पुल को पार कर रही है यानी 99 मीटर को कितने समय में, मात्र 9 सेकंड में। तो भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 मीटर प्रति सेकंड की चाल इसकी है 11 मीटर, ठीक है। 9 सेकंड में ट्रेन जो है पुल को पार करती है केवल, और 52 सेकंड में ट्रेन खुद को पार करती है, तभी जाकर टोटल कितना हो जाएगा 61 सेकंड। तो यहाँ से चाल निकालेंगे 99 मीटर जाता है 9 सेकंड में यानी 11 मीटर प्रति सेकंड। तो हमको निकालनी है ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई चाल गुणे क्या हो जाएगा समय, दूरी बराबर करता है चाल गुणे समय, ये आपका आ जाएगा मीटर में, ठीक है। 11 दूना 22, 55 और 2 कितना हो जाएगा 57 मीटर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। अगला सवाल करते हैं हम। देखिए बोला गया है कि जब एक वस्तु को 20,070 रुपए में, ठीक है, जब बेचा गया तो लाभ, ठीक है, में कुछ एरर था हम सही कर दे रहे हैं, क्या था उसमें, बेचा गया तो वस्तु का कह रहा है कि क्रय मूल्य क्या है, ठीक है ना। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, कह रहे हैं कि यदि उसको 10,035 रुपए में बेचने की दर से, ठीक है, इतने दर से बेचे जाने पर उसको हानि से कितना अधिक है, उसका जो लाभ है, ठीक है। सवाल को हम लिख दे रहे हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो लागत मूल्य है उससे अधिक में बेचेंगे तो क्या होगा लाभ होगा, और लागत मूल्य से कम में बेचेंगे तो क्या होगी हानि होगी आपको, ठीक है। तो कह रहा है कि अधिक में जब लाभ हुआ तो अधिक बेचा तो कितने में बेचा वो 20,070 रुपए में, लेकिन जब हानि हुई तो कितने में बेचा वो बताइए। जब हानि हुई तो कह रहा है कि कितने में बेचा 10,035 रुपए में। तो कह रहा है कि यहाँ जो लाभ है उसका, ठीक है ना, कह रहा है कि जो लाभ है
इस दर पर बेचने से हुई हानि से कितना परसेंट अधिक है? 100% अधिक है। अगर हम मान लें यहाँ हानि कितना है आपका 100 का है, इसका मतलब इससे 23% ज़्यादा दिखेगा लाभ, यानी कितना दिखेगा 123 यूनिट दिखेगा। तो आपको बताया गया है कि डिफरेंस निकालने के लिए जब दोनों क्या हो अपोजिट, ठीक है, आपके साइन हो, एक माइनस और एक क्या है प्लस में, तो डिफरेंस निकालेंगे तो जुड़ जाएगा आपका। तो दिखेगा 2, 2, 3 और यहाँ पे अंतर कितने दिखेगा देखिए 20,000 में से कितना घटाना 10,000 तो क्या दिखेगा 10,000, 70 में से 35 तो कितना दिखेगा 35 यानी कितना दिखेगा आधा बिल्कुल 10,035 रुपया। तो हमसे पूछा क्या है लागत मूल्य, क्रय मूल्य क्या है पूछा है इसमें, ठीक है ना। थोड़ी सी जो है लैंग्वेज मिसिंग कुछ, तो हमसे पूछा है सीपी क्या है, तो आइए निकालते हैं सीपी यानी सीधा या तो 100 का मान निकाल के इसमें जोड़ दीजिए लागत मूल्य में, ठीक है, विक्रय मूल्य में क्योंकि हानि है ना यहाँ पे, या तो 123 का मान निकाल के अगर इसमें से घटाए क्योंकि यहाँ लाभ हो रहा है 123 का, ठीक है, तो निकालेंगे यहाँ से जो भी आपको निकालना है। ये 1 का मान निकालेंगे यहाँ से, तो कितनी बार जा रहा है ये, ठीक है, 40 और 50 के बीच में होना चाहिए, 45 कर देंगे क्योंकि आखिरी में 5 भी है, ठीक है, गुणा करके देख लेते हैं 223 ये 45 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 1100, 23 5 115 होता है। पाँच हैं 15, 5 दूनी 10 एक 11 होगा यहाँ पे, ठीक है, अब सही है। उसके बाद जो है 4 से गुणा करेंगे, 23 चौक होता है 92 आपका, 4 दूना 8, ये दिखेगा 5, 3, 9 एक 10, 8 एक 9 और एक 10, ठीक है, तो कितनी बार गया हमारा 45 बार, ठीक है ना। तो काटेंगे इसको, तो ये जाएगा आपका एक का मान देखिएगा 45 रुपए, एक का मान क्या दिखा आपको 45 रुपए। तो आप कह सकते हैं कि हमको जो है 100 का मान निकाल के इसमें जोड़ लीजिए क्योंकि हानि हो रखी है, या तो 123 का मान निकाल के इसमें से घटा दीजिए, ठीक है, तो हम निकालेंगे 100 का मान, ठीक है, आप दोनों से ही कर सकते हैं, चाहे घटा लीजिए चाहे जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा कितना आपका 4500 का लॉस दिखा इसको, ठीक है ना। जब 10,035 में बेचा तो कितने की हानि दिखी 4500 की, तो सीपी निकाल लीजिए, हानि है तो जोड़ेंगे, ठीक है, विक्रय मूल्य कितने का था 10,035 और प्लस कितना कर दीजिए आप 4500 रुपए, यानी आखिरी में देखिएगा 35, यहाँ देखिएगा 5, 4, 14,535, 14,535 आपका जो ए वाला विकल्प है वो होगा सही। हम फिर से सवाल को समझाते हैं कि सवाल की भाषा क्या थी, थोड़ी सी एरर है इसमें लग रहा। कह रहा है कि जब एक वस्तु को 20,070 रुपए की दर से बेचा गया तो उसको लाभ हुआ। अब वो कह रहा है कि वो लाभ जो है जब उसी वस्तु को 10,035 में बेचा गया तो उसको हानि हुई, और कह रहे हैं यहाँ जो इस पे बेचा गया तो लाभ जो है इस हानि से कितना परसेंट ज्यादा है 23% ज्यादा है। तो आप कह रहे हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इस टाइप का सवाल जो है पीछे आपको पहले सीरीज में कराया गया आपका, ठीक है, तो अगला हल करते हैं हम लोग। कह रहा है उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या क्या है 22 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या कितनी है आपकी 22 सेंटीमीटर है आपकी, और कह रहे हैं कि पाई का मान लीजिए क्या आप 3.14। तो आपको बोला गया है कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है गोले का वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। संपूर्ण गोले की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो निकालेंगे इसमें रखेंगे 4, पाई का मान कह रहा है कितना लीजिए 3.14, और रेडियस आपने कितनी लेनी है 22 सेंटीमीटर, यानी 22 का स्क्वायर 22 गुणे 22, या तो गुणा करिए या तो अगर डिजिटल सम जो है सभी के अलग अलग हैं तो आप लगा सकते हैं डिजिटल सम, ठीक है, यहाँ 22 होना चाहिए आपका, रेडियस कितनी थी 22 का स्क्वायर यानी 22 गुणे 22 आपका, ठीक है, या तो गुणा करिए या तो क्या करते हैं देख लेते हैं डिजिटल सम अलग अलग है कि नहीं।
ठीक है, जिसका भी 9 देखिए उसको हटा लीजिए पहले तो, ठीक है? 6 और 3 कितना दिखा 9 और कहीं आपका देखें 6 4 10 और 10 8 18 ठीक है ना? 6 4 10 7 और 1 8 यानी 18 18 को जोड़ेंगे तो कितना दिखेगा 9 इसका जो है डेटा सम कितना दिखा 9 इसमें चेक करते हैं 9 तो हटा दिया 7 4 11 11 और 6 17 17 का मतलब कितना है 8 है 7 4 11 11 और 6 17 17 को जोड़ेंगे यानी 1 + 7 तो कितना देगा 8 इसका डेटा सम अलग-अलग तो अभी आया है इसमें चेक करेंगे 6 2 8 8 7 15 15 और 4 19 19 यानी 1 और 9 यानी जोड़ेंगे तो क्या दिखेगा 10 यानी क्या दिखेगा 1 10 को जोड़ेंगे यानी कि 0 को कितना दिखेगा 1 यहाँ देखेंगे 7 4 11 11 का मतलब 1 और 1 कितना दिखा 2 तो सभी का जो है डेटा सम अलग-अलग है तो हम देख सकते हैं, ठीक है? तो आपको निकालने का तरीका पता है कि जिस भी ठीक है, संख्या का डेटा सम निकालना है तो उसको तब तक जोड़िए जब तक वो एक अंक में ना परिवर्तित हो जाए। देखिए एक अंक में पहले ये 4 ठीक है, दशमलव से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जोड़ेंगे 3 और 1 4 और 4 कितना दिखेगा? 8 आपको दिखेगा। 2 और 2 4 2 और 2 4 4 गुणे 4 गुणे 4 ठीक है? कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 चौके 64 64 और 64 को जोड़ेंगे तो क्या दिखेगा आपको? ये 4 10 यानी 1 और 1 में 8 की गुणा करें तो कितना दिखेगा आपको? 8 यानी देश का डिजिटल सम 8 होगा ही क्या होगा? सही होगा तो कौन-सा विकल्प दिखेगा आपको? बी वाला। ये जो है बी वाला विकल्प आपको दिखेगा। अगला सवाल हल करते हैं हम लोग। कह रहा है कि शराब से भरे एक पीपे से 4 लीटर शराब निकाली जाती है और फिर पानी से भर दिया जाता है। शुरुआत में कह रहा है कि जो भी आपका पीपा उसमें शुद्ध शराब है केवल, ठीक है? और जितना भरा होगा कुछ उसमें मात्रा है। उसमें से कह रहा है कि मात्र जो है 4 लीटर शराब निकाला गया है और फिर उसमें जो है पानी भर दिया जा रहा है, जितना निकाला जा रहा है उतना क्या किया जा रहा है? पानी भर यह प्रक्रिया जो है एक बार ठीक है? ये प्रक्रिया एक बार फिर से दोहराया जाता है यानी टोटल कितनी बार की जा रही है? 2 बार। एक बार पहले और फिर एक बार बाद में यानी टोटल 2 बार किया जा रहा है। अब कह रहा है कि बची हुई शराब की मात्रा और पानी की मात्रा का अनुपात कह रहा है 16 और कितना है? 9 है। तो आप ये देखिए कि जितना शुरुआत में शराब रहा होगा, फिर पानी निकाला गया निकालने के बाद पानी डाला गया होगा, तो जितना शराब निकाल रहा है उतना ही क्या कर रहा है? पानी डाल रहा है उसमें, ठीक है? जितना उसने शराब निकाला उतना ही क्या करेगा? फिर उसने पानी मिला दिया। तो आपकी जो टोटल क्वांटिटी है वो नहीं बदलने वाली है, ठीक है ना? वो क्या होगी? हमेशा कांस्टेंट रहेगी क्योंकि जितना हम मटेरियल निकाल रहे हैं, जितना हम मैटर निकालेंगे उतना ही मैटर क्या करेंगे? उसमें डाल देंगे, ठीक है? तो आपकी कांस्टेंट रहने वाली है टोटल जो है वैल्यू क्वांटिटी में। तो आप देखेंगे कि कह रहा है आपका कि शराब की मात्रा कितनी है आपकी 16 है और पानी कितना रह गया अंत में? कह रहा है कि 9 है। तो अगर हम निकालना चाहें, ठीक है? अगर हम निकालना चाहें कि शराब की मात्रा कह रहा है कि 16 है और पानी की मात्रा 9 है। तो अगर हम निकालना चाहें कि टोटल और प्लस रिमेनिंग आपका, यानी शुद्धता की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? शुद्धता की बात करेंगे, ये पूरी मात्रा और ये उसकी शुद्धता है शराब की। तो पहले था कितना 16 और 9 25 टोटल मात्रा तो कभी नहीं बदलेगी, ठीक है ना? अगर बाद में निकालने के बाद मिलाने के बाद जो है 16 9 25 हो रहा है, तो पहले भी शराब कितनी रहेगी? 25 रहेगी और कह रहा है कि अंतिम में शराब की मात्रा कितनी रहेगी? मात्र 16 रहेगी। तो ये प्रक्रिया जो है कितनी बार करने के बाद है? 2 बार करने के बाद है। तो पहली बार करने के लिए हमको क्या करना है? इसका रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? ये 2 बार के बाद का है। 2 बार के बाद। तो पहली बार के बाद क्या होगा? इसका रूट कर देंगे 16। अगर ये 3 बार के बाद का होता, तो पहली बार में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? घनमूल करते हैं। अगर ये 4 बार का अनुपात होगा शुरुआत में, अगर पहले में जाना होगा तो हम लोग क्या करते हैं? चतुर्थ मूल निकालते हैं, ठीक है? ध्यान देना आपको। तो निकालेंगे तो दिखेगा 5 और ये कितना दिखेगा आपको? 4 ठीक है?
कितना दिखेगा 5 और वो कितना दिखेगा 4। तो कह रहा है कि शुरुआत में अगर शुद्ध शराब 5 था, तो उसने निकाल के और पानी मिलाया, तो शराब की जो है शुद्धता कितनी रहेगी मात्र 4। तो उसने निकाला कितना 1, और जबकि सवाल में कह रहा है कि निकाला कितना 4 लीटर। तो 1 का मान 4 सवाल में, तो 5 का मान कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना यानी कितना हो जाएगा आपका 20 लीटर। आपकी शुरुआत में जो है शराब की मात्रा कितनी थी 20 लीटर थी। कई लोग फॉर्मूले से भी करते हैं इसको, आपको याद भी होना चाहिए। अगर बेसिक से करना है फॉर्मूले से, तो आपको पता है कि शुद्धता अगर किस चीज़ की निकालनी है, ठीक है, ये होता है शुद्धता निकालनी है, तो प्रारंभिक मात्रा यहाँ पे होता है इनिशियल 1 माइनस जितना हम निकालेंगे, ठीक है ना, बटे क्या कर देंगे प्रारंभिक मात्रा, और पावर कितनी बार करेंगे प्रक्रिया, जैसे यहाँ पे कितनी बार की गई 2 बार, एक बार पहले 4 लीटर यहाँ निकाला गया और एक बार और बोला गया तो 2 बार कर रहा है, ठीक है, तो वही n का मान है। तो अगर हम देखें कि शुद्धता की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि कितनी है, अगर 16 है तो पानी कितना उसमें 9, यानी टोटल कितना दिखेगा 25 का। तो अगर हम मान लें कि ये 16 एक्स है, तो कितना दिखेगा ये 25 एक्स, ये दिखेगा 1 माइनस निकाल कितना रहा 4, और टोटल कितना आपका है 25 एक्स है आपका, ठीक है, और पावर कितने दिखेगी 2 दिख जाएगी, पावर हो जाएगी आपकी 2। तो देखिएगा एक्स एक्स कटेगा, ठीक है, पावर 2 है, तो देखेंगे 16/25 है ये, कितना है 16/25, इसको गुणे में इधर जाके भाग बन जाएगा 16/25, और ये है 1 माइनस 4/25 का स्क्वायर। तो इधर रूट करेंगे तो इधर भी रूट करना होगा, तो 16/25 का रूट क्या दिखेगा 4/5 बराबर 1 माइनस इधर से स्क्वायर हट जाएगा ना, तभी तो इधर रूट हुआ 25 एक्स, ठीक है, यानी इनिशियल मान की बात कर रहा है। तो आप देखेंगे इसको इधर लेके आए माइनस में है, तो कितना दिखेगा 4 में 25 एक्स, 25 एक्स बराबर 1 माइनस 4/5। तो इसको हल करें दिखेगा 1/5, यानी कह सकते हैं दिखेगा आपको 25 एक्स का मान सीधा, यही तो क्या है इनिशियल वैल्यू है ना आपकी, यही क्या इनिशियल वैल्यू है 25 एक्स। इधर गुणा करेंगे 13 गुणा 25 से कम 25 और 5 चौक कितना दिखेगा 20, ये हो जाएगा 20 लीटर आपका। बिल्कुल ही बेसिक से बताया हम, ठीक है ना। अगला सवाल करते हैं हम लोग। ये कह रहे हैं कि ए जो है एक कार्य को 1695 दिनों में पूरा कर सकता है, और कह रहे हैं कि बी ए से 25% अधिक कुशल है। बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है, बी द्वारा उसी कार्य को करने में कितना दिन लगेगा संख्या बताना है आपको, ठीक है। कह रहे हैं कि एक कार्य को जो है ए जो है 1695 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी जो है ए से कितना अधिक है। यानी अगर हम इफिशियंसी की बात करें कार्य क्षमता की, ठीक है ना, कार्य क्षमता की बात करें तो बी ज्यादा है ए से कितना 25%, और इसका मतलब होता है कितना 1/4, यानी 4 अगर है ए तो बी उससे कितना ज्यादा एक मात्र ज्यादा, यानी ए अगर की क्षमता 4 है तो बी की कितनी 5 है, ठीक है, 25% कितना हो गया ज्यादा हो गया आपका। अब कह रहा है कि देखिए टोटल वर्क निकालते कैसे हैं, क्षमता गुणे समय से, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ए जो है ए काम करता है, ए की क्षमता 4 है, देखेंगे तो कितने दिन में करता है 1695 दिन में, और हमको पूछा है कि बी अकेले उसी काम को, अगर दोनों की मिला के पूछता कि दोनों मिलके तो दोनों की क्षमता को जोड़ देते यानी 9 हो जाता, लेकिन हमसे पूछा केवल बी, तो बी देखिए कितना है इसकी क्षमता 5 है, और इसी का टाइम पूछ लिया है कि बी का टाइम जो है कितना लेगा। टाइम आप बी निकाल लीजिए इस काम को पूरा करने में, 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15, 1 यानी 19, 5 तिहाई 15 और 4 बचेगा यानी 5 9 45। तो टाइम आप बी निकालेंगे बी के लिए समय,
दिखेगा 4 9 36, आखिरी में 6 सभी में है आपका, ठीक है ना? 4 3 12 और 3 कितना दिखेगा 15, 4 3 12 और 13, 1356 दिन लगेंगे आपके, 1356 दिन लगेंगे। देखिए आप ये भी कह सकते हैं कि काम क्या है दोनों का बराबर, ठीक है ना? काम तो एक ही कर रहे हैं दोनों, ठीक है? यानी अगर क्षमता का अनुपात अगर आप देखें, एफिशिएंसी का रेशियो किसका देखें ए और बी का, तो क्या दिखाता आपको 4 से 5, ठीक है? अगर कार्य क्षमता का अनुपात 4 से 5 है, तो हम कह सकते हैं कि टाइम का रेशियो क्या दिखेगा ए और बी का? बताइए 5 से 4 दिखेगा, ठीक है? यानी 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो आप देखेंगे 4 से जो कटेगा वही आपका होगा 1356, 4 से आखिरी के सभी कट रहे हैं क्या? सारे के सारे कट रहे हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कितने गुना हो रहा है ये। ए का मान कितना बोला है? 1695, 1695 काटेंगे कितनी बार में कटेगा? अभी तो काट के देखा हमने 339, ये भी कितने गुना? 339 हो जाएगा 1356 आपका, ठीक है? अगर कार्य क्षमता का अनुपात 4 से 5 का है, ठीक है? तो समय क्या उल्टा हो जाएगा क्योंकि कार्य हमारा क्या है? बराबर है। दोनों का किया गया कार्य एक ही है। अगला करेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि अजय शांत पानी में 52.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाव चलाता है। यदि नदी यानी जो धारा प्रवाह की गति उसकी बात कर रहा है, 17.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, ठीक है? कह रहा है कि धारा जो है किस चाल से बह रही है? 17.5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से बह रही है, तो उसे एक स्थान तक जाने और वापस आने में 90 मिनट लगते हैं। किसी निश्चित स्थान तक जाने में और वहां से वापस आने में जो कितना समय लगता है? 90 मिनट का लगता है। तो कह रहे हैं कि वह स्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर है? आइए कुछ देख लेते हैं हम लोग। जैसे अगर हम कह दें कि 2 पॉइंट्स हैं आपके ए और बी, ठीक है? 2 पॉइंट्स हैं, कह दें कि यहाँ से इस पॉइंट से जाना है, वापस आना है, ठीक है ना? गया किससे? S1 की चाल से, वापस किससे आ रहा है? S2 की चाल से। और टोटल समय समय कितना मान लें हम? T मान लेते हैं कि टोटल टाइम कितना लगा इसमें? T लगा। तो दूरी तो एक ही चलेगी, तो आपने पढ़ा होगा क्लास में कि जब 2 है, एक ही दूरी को, ठीक है, जाते समय और वापस यानी बराबर दूरियों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? बराबर दूरियों की। तो हम जो है औसत चाल कैसे निकालते हैं इसका? ठीक है? औसत चाल निकालते हैं 2 गुणे S1 S2 बटे क्या होता है? S1 प्लस S2 हो जाता है, ठीक है? ऐसे औसत चाल है आपकी। लेकिन अगर हमको निकालना हो दूरी, तो ध्यान रखेंगे, एक तो पूछता है टोटल तय दूरी, ठीक है ना? यानी जितना जाएँगे फिर वापस आएँगे तो दोनों का पूछता है। एक पूछता है टोटल तय दूरी और एक पूछता है ऐसे कह रहा है कि वह स्थान बिंदु से कितनी दूर पर है। यानी केवल इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, ठीक है ना? यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है केवल। और जब पूछे कि टोटल यात्रा का जो है कुल दूरी, तो दोनों को जाते समय और आते समय दोनों को काउंट करना है, ठीक है? देखिए जाते समय जो है, जब एक बार क्या होगा, धारा के प्रवाह के साथ चलेगा, ठीक है? एक तो नाव की चाल होगी ही, लेकिन जब धारा के साथ चलेगा, तो उसकी चाल बढ़ेगी। लेकिन जब विपरीत दिशा में चलेगा तो क्या होगी? चाल कम हो जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम यानी अनुप्रवाह चाल निकाल लेते हैं उसकी, कि उसकी अनुप्रवाह चाल है कितनी, ठीक है? डाउन स्ट्रीम की बात कर लेते हैं हम लोग। तो दोनों की चाल जुड़ेगी आपकी। नेक्स्ट हो गया क्या ये? पिछला वाला था ये वाला, ठीक है? डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे हम लोग, धारा की अनुकूल चाल, ये दिखेगा 52.5 और प्लस 17.5, तो टोटल जोड़िए कितना दिखा आपको? 17 और 3 20, 20 50 कितना दिखा? 70, ठीक है? और अप स्ट्रीम यानी प्रतिकूल की चाल की बात करेंगे, अप स्ट्रीम की, ये दिखेगा घटेगा 52.5 माइनस 17.5, ये घट के कितना दिखेगा?
ठीक है, ये दिखेगा 35 आपका, ये हो जाएगा 35, यानी कह रहे हैं कि जाते समय, ठीक है ना? यदि धारा के साथ जा रहा है और वापस आ रहा है धारा के प्रतिकूल, तो जाते समय चाल क्या है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की और वापस आते समय क्या है उसकी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो टोटल डिस्टेंस नहीं निकालना, हमको निकालना बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है ना? टोटल यात्रा की दूरी नहीं पूछ रहा है, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकालते हैं, ठीक है? कैसे निकालेंगे? S1 S2 बटे होता है S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम। लेकिन पूछता है अगर टोटल दूरी, ठीक है ना? टोटल यात्रा की दूरी, तो यहाँ पे क्या रहते हैं? 2 रख देते हैं, ठीक है? क्योंकि दूरी क्या होगी? दोगुनी होगी। अगर एक तरफ का कितना है आपका? ये है, तो दोनों तरफ कितना हो जाएगा? 2 से गुणा करने के बाद ये हो जाएगा आपका 70 गुणे 35 प्लस नीचे हो जाएगा और गुणे कह रहे हैं कि टोटल टाइम जो लगा है कितना लगा है? 90 मिनट का। ध्यान रखेंगे, ये जो चाल है किलोमीटर में है, ठीक है ना? तो जोड़ेंगे तो भी किस में आएगी? किलोमीटर में। तो ये समय किसमें होना चाहिए आपका? घंटे में, ठीक है ना? ऊपर देखेंगे, दूरी निकालते हैं कैसे? चाल बटे, ठीक है, दूरी होता है आपका, ये आपकी औसत चाल है गुणे समय, ठीक है? चाल गुणे में समय, ठीक है? तो चाल किसमें है आपकी? किलोमीटर प्रति घंटे में और गुणे समय किसमें है? मिनट में। तो इसको क्या करना होगा? घंटे में करना होगा, तब कटेगा घंटे से घंटे, तो आपके किसमें आ जाएगी दूरी? किलोमीटर में। ये मिनट में है, तो इसको बदलने के लिए किससे भाग कर दें? 60 से। 30 से कितनी बार में? 3 बार में। 30 से कितनी बार में? 2 बार में। इसको हल करते हैं, ये दिखेगा 70 गुणे कितना? 35 बटे 105 और गुणे में 3 बटे में 2। तो 35 से काट दें कितनी बार में? 3 पाँचे 15, यानी 3 बार में, और 3 से तो 3 कट गया आपका, और 2 से कितनी बार में कटा? 70 35 बार में। यानी जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की दूरी कितना है? 35 किलोमीटर। लेकिन पूछता आपसे कि कुल यात्रा की दूरी कितनी है, तो क्या होता? डबल हो जाता आपका, 70 किलोमीटर प्रति घंटा आपका। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला सवाल हल करते हैं हम लोग, ठीक है? सवाल पढ़िए। कह रहे कि यदि पहला पद 64 है और सार्वनुपात कितना है? 3/4 है, तो जीपी क्या है? ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पूछ रहा है आपसे, गुणोत्तर श्रेणी का सवाल है। कह रहे हैं कि देखिए पहला पद यानी ए कितना आपका? 64 है। ए का मान कितना आपका? 64 है, ठीक है? और कह रहा है कि जो आर है आपका सार्वनुपात वो कितना है? 3/4 है। तो पूछ रहा है कि जीपी का यानी गुणोत्तर श्रेणी का जो है चौथा पद कौन सा है? ठीक है, तो हम निकालेंगे Tn। आपको पता है कि Tn nवां पद निकालने का जो फॉर्मूला होता है a इंटू आर, और r की पावर n-1 होता है आपका, ठीक है? a इंटू आर और r की पावर होता है n-1। तो हमें तो कौन सा पद चाहिए? चौथा पद चाहिए ना, फोर्थ चाहिए, ठीक है? तो निकालेंगे, a का मान कितना दिखा? 64 और सार अनुपात आपका 3/4 और इसी की पावर कितनी लगा दीजिए? 4 माइनस कितना है? चौथा निकालना है, n का मान 4, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा आपका, यानी कितना दिखेगा? 3। ये दिखेगा 64 का 3/4, उसकी पावर 3 दिखेगी, यानी 3 बार लिखना होगा, 3 बार लिख देंगे, ठीक है? तो 4 गुणे 4 गुणे 4 64, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना दिखेगा आपको? 27। इसका आंसर हो जाएगा आपका 27। अगला सवाल करेंगे हम लोग। कह रहे कि 15% की छूट के बाद टेबल का विक्रय मूल्य 24,650 रुपया है। यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 80% है, यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का कितना है आपका? 80% है, तो लागत मूल्य क्या है? ठीक है, निकाल लेते हैं। कह रहे कि छूट कितना है आपको बताइए? छूट है 15% का, ठीक है? 15% का मतलब कितना हो जाएगा? आप हल करेंगे तो 3/20। 15/100 का मतलब कितना होगा? 5 से काटेंगे 3 बार में, नीचे 100 कटेगा 20 बार में, यानी 3/20।
कह रहे 20 पे हम कितने की छूट दे रहे हैं 3 की, तो कितना कीमत बचेगा 17, यानी 17/20 गुना हो जाएगा आपका। ठीक है, तो निकालते हैं। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद सामान को बेचते हैं। 20 पे 3 की छूट दिया तो कितने में बचेगा 17/20 गुना में, और बेचा कितने में, कह रहे थे 24,650 में, 650 रुपए में बेच दिया है। हल करेंगे, 17 से कटना चाहिए क्योंकि सभी पूर्णांक है। ठीक है, 17 से काटिए, 17 कम 17, 7 बच गया। ठीक है, यानी 76, 17 चौके 68, 4 बार जाएगा 68, 8 17 बचे 85, यानी 5 0 आपका है। तो अंकित मूल्य जो है आपका कितना दिखा, 1450 गुणे 20 रुपए। और कह रहा है कि हमको पूछा क्या है, लागत मूल्य। हमसे क्या पूछ लिया, लागत मूल्य। और कह रहे हैं कि यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का कितना है, मात्र 80% है। कितना है, 80% है। तो आइए हल करते हैं। सीपी जो है अंकित मूल्य का, इस अंकित मूल्य का कितना है मात्रा आपका, सही 80%। तो निकालेंगे, 80/100 कर लेते हैं, चाहे 4/5 करिए, एक ही बात है। एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, तो जीरो कट गए। ठीक है, यहाँ एक जीरो, 8 दूना 16, 8 दूना 16, गुणा कर लेते हैं, 16 जीरो हो जाएगा, 16 5 80, 8 बच गया, 16 चौके 64 और 8 कितना हो जाएगा 72, 7 हो गया, 8 दूना कितना हो गया 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा, 16 7 23 आपका, 23,200। वस्तु का जो यानी टेबल का जो लागत मूल्य है 23,200 है, 23,200 आपका। अगला हल करते हैं सवाल हम। कह रहे कि किराने की दुकान की बिक्री लगातार 5 महीनों तक दिया गया है। कि किराने की दुकान की बिक्री की लगातार 5 महीनों तक का दिया गया है। कह रहे कि पहले कितना है 66 35 है, यहाँ पे कितना है 71 27 है, यहाँ पे कह रहा है कि 70 55 है, और यहाँ पे कितना है 74 30 रुपए है। और कह रहा है कि यहाँ पे कितना है आपका 64 62। ठीक है, रही 6वें महीने में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसे 67 रुपए की औसत बिक्री मिल सके। कह रहे हैं कि 5 महीनों का तो दिया है आपको, ठीक है, और कह रहे हैं कि 6वें महीने में हम कितने की बिक्री कर दें ताकि टोटल जो 6 महीनों का औसत बिक्री हो कितना रुपए का हो, 6700 रुपए का। तो एक तो तरीका ये है कि देखिए 5 महीनों का कितना दिया गया हम जोड़ सकते हैं, कितना है यहाँ लिख लेते हैं, 66 35 पहले महीने का, दूसरे महीने का कितना है 71 27, तीसरे महीने का कितना 70 55, चौथे महीने का कितना है 74 30, और अगले महीने का कितना है 5वें का 64 62, और प्लस कह दें कि 6वें महीने की एक्स मान लें, तो टोटल 6 महीनों का औसत निकलना चाहिए, जो कितना है 6700 औसत है, और 6 महीनों का, तो 6 से क्या करें गुणा कर, टोटल योग मिल जाएगा। ठीक है, टोटल योग कैसे निकालते हैं, औसत गुणे आंकड़ों की संख्या से। तो औसत कितना बोला है 6700, और कितने महीने के आंकड़े हैं 6 महीने के, तो योग कर देंगे हम लोग। ठीक है, एक तो ये तरीका है, यहाँ से हल करेंगे तो एक्स का मान जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम जो डेविएशन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम जो है डेविएशन से निकालेंगे, थोड़ा बहुत आसान पड़ेगा उससे। ठीक है, थोड़ा बहुत क्या होगा, कैलकुलेशन आपसे कम करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, आइए हल कर लेते हैं। आप देखिए कि एवरेज जो है आपका वो कितना है 6700, यानी उस महीने में भी क्या करना होगा आपको, जो आखिरी का 6वां महीना उसमें भी 6700 खर्चा होना चाहिए। अब देखना ये है कि डेविएशन कितना है, पहले महीने में कितना है, कम है कि ज़्यादा है। देखिए 66 35 है, तो 6700 होना चाहिए, तो एवरेज से कितना कम है, मात्र 65 कम है ये। कितना कम है 65 कम है ये। ठीक है, कितना कम है 65 कम है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा, ये करेगा आपका। ठीक है, कितना कम है 65 आपका कम है केवल। ठीक है,
तो उसकी भरपाई यहाँ जुड़ना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अगला देखेंगे, यहाँ कितना ज़्यादा है आपका, बताइए? यहाँ कितना, देखिए एवरेज है 6700 का और यहाँ 7127 है, यानी 300 और 427, यहाँ कितना ज़्यादा खर्चा हो गया? इनकम कितनी है? 427 का। इसमें देखेंगे 70-55 यानी 355 का यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ठीक है? 355 ज़्यादा है, 74-30, ठीक है? यानी 300 और 400, 730 यहाँ पे है। कितना ज़्यादा है? 730 यहाँ पे ज़्यादा। यहाँ पे कह रहे हैं कि 64-62 है, ठीक है? तो अगर ये 65 होता तो 200 और कितना है? 38 आपका, 238। कमी है ना? तो यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है? यहाँ पे कमी है तो इसको ज़्यादा होना चाहिए, यानी 238 आपका। और यहाँ पे ठीक है, x का निकाल लिया, ठीक है? 5 महीनों का हो गया। इसी को टोटल जोड़िए, कितना आ रहा है आपका? देखेंगे 38 और 65 जोड़ लेते हैं, ठीक है? जिसको भी जोड़ना है जोड़ सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस तो ध्यान रखना है। तो टोटल जोड़ेंगे तो माइनस वाला टोटल कितना हो रहा है आपका? माइनस देखिए 7, 5, 12, ठीक है ना? 2 हो गया, 2, 3, 2 और 5, 7, 3, 10, 1, 11, ठीक है? 1 बच गया, 4, 3, 7, 14 आपका, 14 कितना दिखेगा? 1500। प्लस वाला जोड़ लेते हैं, 65 और 238 है, 8, 5 कितना हो गया? 13, ठीक है? फिर तीनों एक हाथ में कितना हो जाएगा? 10, 1 बच गया, ठीक है? 2 और 1 कितना दिखेगा? 3, 8, 5, 13, 6, 4, 10, 2, 1, 3। तो आप देखेंगे प्लस में है तो घटेगा, तो -12 में से 3 जाएगा, कितना दिखेगा? 9। यहाँ दिखेगा 0, ठीक है? यहाँ दिखेगा 2, 1209, ये माइनस का है तो यहाँ पे कमी होगी। ये कितना कम हो जाएगा एवरेज से? 1209 आपका। 10 में से 9 जाए कितना दिखेगा? 1 मात्र। यहाँ कितना दिखेगा? 91, आखिरी में 91 आना चाहिए, सभी में आपका है, ठीक है? 6 में से 2 जाए कितना दिखेगा? 4, यहाँ दिखेगा 5। 6वें महीने का ये जो है बिक्री है 5491, 5491 आपका। या तो सभी को जोड़ लीजिए और टोटल जो है योगफल के बराबर करिए, या तो देखिए कि औसत से कितना कम या ज़्यादा है, उसको देख लीजिए। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे कि एक डेटा कार्ड को 18,290 रुपए में बेचने पर 18% का लाभ मिलता है, तो उस डेटा कार्ड का लागत मूल्य ज्ञात करें, ठीक है? 18% का लाभ है, तो बेचा कितने में होगा बताइए? 118% में, ठीक है ना? ये तो विक्रय मूल्य बनेगा आपका एसपी। अगर 18% का लाभ है तो आपको पता है कि सी पे कितना मानते हैं हम लोग? 100%। 100 पे 18% का लाभ है, 18 का लाभ तो 118 में बेच रहा होगा, और बेचा कितने में? 18290, कितने रुपए में? तो हमको निकालना है सीपी यानी कितने का मान? 100% का मान। तो ये हो जाएगा 18290 अपॉन 118 गुणे 100 रुपए में आपका हो जाएगा, ठीक है? भाग करके चेक कर सकते हैं कि कितनी बार जा रहा है, या तो डिजिटल सम अगर अलग-अलग हो तो आप चेक कर सकते हैं। 5, 4, 9 हटा दीजिए तो कितना दिखेगा इसका? 1 दिखेगा। 6, 5, 11, 6, 6, 12 यानी कितना दिखेगा? 3। 12 का मतलब कितना है? 1 और 2 3, 10 और 1 11 का मतलब कितना है? 2 है यहाँ पे, ठीक है ना? यहाँ पे 5, 3, 8, 1 और 9 दिखेगा। तो देखेंगे सभी में अलग-अलग है, तो आप कह सकते हैं 8 2 10 यानी 1 हो गया नीचे, नीचे कितना हो गया? 1, ऊपर देख लेंगे 9 1 10, 8 1 9, नीचे आपका 2, ठीक है ना? यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 9 कट गया, 8 1 9, कितना दिखेगा? 2, और 2 किसका है आपका? बी वाले सी वाले विकल्प का। यानी हल करेंगे तो कितना दिखेगा आपको? 15,500। इसका सही आंसर होना चाहिए 15,500 रुपए। अगला सवाल हल करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि वो उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग सटीक लंबाई 46 मीटर, कह रहे हैं कि 69 मीटर, 92 मीटर और 115 मीटर मापने के लिए किया जाता है। यानी हमको अधिकतम निकालना है ना, उच्चतम। यानी हमसे क्या पूछा गया है?
एचसीएफ पूछा गया है या फिर कह सकते हैं एचसीडी पूछा गया है, ठीक है ना? एक ही बात है, महत्तम समापवर्तक मौसम। किसका किसका? 46 का, 69 का, 92 का, 115 का, तो कितना दिखेगा आपको? 23। 23 वो बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन सभी को काट पाएगा, तो इसका आंसर क्या दिखेगा? 23 आपका मासा निकालना था, छोटे से बात है, बड़े बड़े आंकड़े नहीं, छोटे से है। कह रहे कि 3 पाइप एबीसी जो है एक टंकी को 270 घंटे में भर सकते हैं, तीनों मिलकर जो है भरने में कितना समय लेते हैं? 270 घंटे। कितना लेते हैं ये? 270 घंटे लेते हैं। फिर कह रहे कि 90 घंटों तक एक साथ काम करते हैं, फिर सी जो है बंद कर दिया जाता है और फिर ए और बी शेष भाग को 270 घंटों में भर देते हैं, तो सी को टंकी भरने में कितना घंटे लगेंगे? तो आपको पता है कि एलसीएम मेथड में, ठीक है, वर्क एंड टाइम हो चाहे पाइप और टंकी हो, एलसीएम मेथड से अगर हम लोग हल करते हैं तो जितने भी व्यक्ति हैं उनका किसी काम को पूरा करने का अगर कुल समय दिया गया हो तो उन्हीं के समय का हम लोग क्या निकालते हैं? एलसीएम। और यहाँ एकमात्र तीनों का जो है एक बार कह रहा है कि भरते हैं कितने में? 270 घंटे में। बाकी किसी का समय दिया नहीं, ये तो कह रहा है कि 90 घंटे तक काम करते हैं लेकिन टंकी भरी नहीं। हमें पूरा काम करने का समय देखना है, तो केवल 270 घंटे दिखेगा, तो इसका एलसीएम भी कितना दिखेगा? 270 घंटे। यही क्या है? टंकी की धारिता मान लेते हैं, यही कुल काम मान लेते हैं। तो कह रहे हैं कि 270 घंटे में भरता कितना है? 270 यूनिट भरता है, यानी 1 घंटे में कितना भरे तीनों मिलके? 1 भरे, ठीक है ना? तो कह रहा है कि अब आगे कह रहा है चूंकि ए प्लस बी प्लस सी तीनों जो है मिलके कितने घंटे काम करते हैं? बताइए, तीनों जो है मिलके कितने घंटे काम करते हैं? 90 घंटे काम करते हैं। तो 1 घंटे का काम तो 1 है, तो 90 घंटे का काम कितना भरेंगे ये लोग? 90 यूनिट भर चुके होंगे ना ये लोग, तो 270 है यहाँ, टोटल 270 है, उसमें से इतना हो गया, तो शेष कितना दिखेगा आप कह सकते हैं। अब कह रहा है कि अब जो है सी को बंद कर देंगे, ठीक है ना? सी बंद हो गया और ए और बी शेष काम को 270 घंटों में भर देते हैं, तो शेष कितना दिखा? 270 में से कितना घटेगा? 90, तो कितना बचेगा? 180 यूनिट। अब जिसको ए और बी जो है भर रहे हैं, ठीक है ना, तो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। कह रहा है कि बचा कितना? 180 यूनिट, और जिसको भरने में समय कितना लग रहा है? 270। तो क्षमता निकल गई ना। क्षमता कैसे निकालते हैं? ऊपर काम लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं? समय लिखते हैं। ऊपर क्या लिखते हैं? काम और नीचे समय। तो काटेंगे, 9 से दिखेगा 2 बार में, 9 से 3 बार में, यानी कह रहे हैं कि इनकी क्षमता है ए और बी की एफिशिएंसी कितना आ गया? 2/3, जबकि तीनों की मिला के कितनी है? 1 है। तो आप सी की निकाल सकते हैं कि सी की एफिशिएंसी कितनी है? टोटल 1 है और जिसमें ए और बी की मिला के कितनी है? 2/3, तो आप कह सकते हैं कितना दिखेगा? 1/3 एफिशिएंसी है इसकी सी की। तो कह रहा है कि सी का जो है समय कितना है? टाइम ऑफ सी निकालना है। सी को कितना समय लगेगा अकेले उस टंकी को भरने में? तो भरना है इसका मतलब कुल काम कितना करना है? 270 का, यानी 270 बटे कितना दिखेगा आपको? 1/3। तो 3 जाएगा ऊपर, तो 27, यहाँ होता कितना है? 81, साथ में 1 जीरो, यानी 810 घंटे लगेंगे आपको भरने में। 810 घंटे। देख लीजिए एक बार फिर से आप लोग। बोला गया था कि 3 पाइप ए, बी और सी एक टंकी को 270 घंटे में भर सकते हैं। कह रहे कि 90 घंटे एक साथ काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है और फिर ए और बी शेष काम को 270 घंटे में भर देते हैं। तो सी को पूछा कि अकेले अगर भरना हो तो कितना समय लगेगा? हमने कहा कि ए बी सी तीनों भरेंगे 270 घंटे में, ठीक है, ये पूरा काम को करने का पूरा समय है, तो इसी का समय पता है, इसका हमने एलसीएम निकाला। तो 270 का एलसीएम कितना दिखेगा? 270, यानी 270 घंटे में काम भी कितना हो रहा है? 270, यानी 1 घंटे में 1 काम हो रहा है, यानी तीनों की क्षमता है ए प्लस बी प्लस सी की मिला के 1। कह रहे कि 90 घंटे तक काम किया तीनों ने, यानी ए प्लस बी प्लस सी का 90 घंटे का काम कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे का काम 1 है। तो 270 में से कितना काम हो गया? 90। तो शेष काम कितना बचा आपका? देखिए 270 माइनस 90 कितना? 180। अब इसी काम को कर रहे हैं कौन कौन? ए और बी 270 घंटे में, तो क्षमता निकालेंगे। इस बचे हुए काम को ए और बी ने पूरा कर दिया कितने में? 270 में।
तो सी की क्षमता यहाँ से निकालेंगे क्योंकि ए प्लस बी की यहाँ से मिल गई आपको। अगला सवाल करते हैं। कह रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत राशि 15 वर्षों में कौन सा है? कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया आपको, ठीक है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका सीआई। कह रहे कि 15 वर्षों में कितना हो जा रही है? 2 गुनी हो जा रही है। तो कितने वर्षों में यहाँ 512 गुनी हो जाएगी, ठीक है? तो इसको पता है कि हम लोग कैसे लिखते हैं। एक तरफ लिखते हैं समय, वर्ष, ठीक है? और एक तरफ क्या लिखते हैं हम लोग? गुना। एक तरफ क्या लिखते हैं हम लोग? ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि उसको 15 वर्ष लगे, तो कितने गुना हो गया? 2 गुना। अब कह रहा है कि कितना वर्ष लगेगा, ठीक है? ताकि उसकी धनराशि कितनी हो जाए? 512 गुनी है। तो आप देखेंगे कि 512 है, तो देखिए कि ये 2 का कितना पावर है? ये 2 का कितना पावर है? 2 की पावर कितना होता है? 9। तो क्या दिख जाता है? 512, क्योंकि 2 की पावर 10 होता है 1024, यानी 512 में 2 की गुणा करेंगे तो यानी 2 की पावर 9 आपका कितना है? 512। और इसी पावर से क्या करनी होती है यहाँ पे? गुणा करनी होती है। 15 गुणे 9 कितना हो जाएगा आपका? 135 वर्ष, ठीक है? 135 वर्ष। कैसे हल करना है? इधर लिखना है वर्ष, इधर लिखना है गुणा। 15 वर्ष लगे 2 गुना होने में कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत, ठीक है ना? कोई धनराशि को 15 वर्ष लग रहे हैं 2 गुना होने में, तो रे कितने वर्षों में 512 गुना हो जाएगी स्वयं की, ठीक है? तो आपको देखना है कि n जो है शुरुआत में यानी 2 जो है उसकी कितनी घात करनी पड़ेगी 512 हो जाए। हमने देखा कि 2 की 9 घात करनी पड़ेगी, उसी घात से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। जैसे अगर ये कहता सवाल में कि 15 वर्ष में कितना हो रहा है 2 गुना, तो बताइए कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगी? कितने वर्ष में कितना हो जाए? 64 गुना। तो देखेंगे यहाँ बेस क्या था? 2। तो 2 की कितनी घात करनी पड़ेगी? 64 जो है, तो 2 की कितनी घात करेंगे बताइए? 2 की पावर 5 यानी 6 घात, ठीक है? कितना हो जाएगा? 6 घात। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 होता है। और 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा? 64। तो इसी पावर से यहाँ क्या कर देनी है? गुणा कर देंगे। 15 6 कितना हो जाएगा? 90 वर्ष आपका। कितना हो जाएगा? 90 वर्ष। तो इस सवाल में कितना था? 15 वर्ष में 2 गुना, तो 512 गुना चाहिए। तो देखेंगे 2 की कितनी घात करनी पड़ेगी? 512 जाए 9 घात, तो 15 9 135 आपका। अगला करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि एक संख्या का 5/6 कितना है? 645 है, ठीक है? कह रहा है कि एक संख्या का 5/6 कितना है? 645 है। उसी संख्या का 9/20 ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो और कर सकते हैं। एक संख्या आपको लेनी है, उसका 5/6 कितना है? 645 है। तो हम n का मान निकाल सकते हैं, कितना है? 5/6 गुणा हो जाएगा ना, ये तो तिर्यक, ठीक है? ये हो जाएगा 6 4 5 गुणे 6 बटे में, ये तो संख्या है। अब इस संख्या का निकालना कितना है? 9/20। इसी को हल करना है। 20 5 100 दशमलव में आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल आएगा, ठीक है? 20 5 100, तो नीचे तो 100 दिखेगा, ऊपर देखते हैं। 1 दिखेगा, 6 5 30, 6 चौको 24 3 27, 36 3 39, 7 में 9 दिखेगा, तो 1 जीरो तो कट गया, दशमलव एक स्थान पे आना चाहिए आपका। 9 7 63, 6 बच गया। 9 9 81 और 6 कितना दिखेगा? 87, 8 हो गया। 9 दूनी 27, 27 8 कितना हो जाएगा? 35 आपका। तो नीचे 10, यानी कितना दिखेगा? 357.3, 357.3। कहीं गलती हो गई क्या आपका? ठीक है, आप लोग चेक लीजिए, काफ़ी आसान सवाल है, कहीं कैलकुलेट करने में हमने दिक्कत की होगी, ठीक है? ये n है उसका 5/6 गुना 645 है, फिर 9/20 निकालना है। 645 6/5, ठीक है? 6 पंजे 30, 24 3 27, 3 36 3 39, ठीक है? 9 करना है, 0 हो गया, फिर 9 7 63, 6 बच गया। 9 9 81, 6 कितना हो जाएगा? 87, 8 हो गया। 9 तिले 27, सही तो है आपका, 57 ही आ रहा है, ठीक है?
इसमें हमारा 57 आ रहा है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगला देखेंगे, कह रहे कि 3 मित्र जो है एबीसी, 3 मित्र जो है एबीसी एक व्यवसाय में 8 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में निवेश किया। अपनी धनराशि की बात करें कि उन्होंने निवेश किया किस अनुपात में? 8 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में, और कह रहे कि 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। कुल कह रहा है कि 1,12,000 रुपए में से सी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। आपको लाभ निकालना है, ठीक है? तो लाभ का बँटवारा जो है कुल निवेश के अनुपात में करते हैं। लाभ का जो बँटवारा है किसमें करते हैं हम लोग? कुल निवेश के अनुपात में, और कुल निवेश निर्भर करता है पूँजी गुणे समय पे हम कितनी पूँजी कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं। तो देखिए, हम निकालेंगे कौन-कौन है? ए, बी और सी का। सी का, ठीक है ना? इनके लाभ का अनुपात निकालना है, तो कुल पूँजी का निवेश निकालते हैं। तो अनुपात क्या है? 8 है। ये लगाता है कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। ये अपनी राशि में कोई बदलाव नहीं करता है। कह रहा है कि 8 लगाए 8 अनुपात, ठीक है ना? तो बी लगाया 5 और सी कितना लगा रहा है? 6। तो केवल देखेंगे बी कितना लगाया? 5, और वो भी कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए लगा रहा है, ठीक है? सी ने कह रहा है कि 6 महीने के बाद अपनी राशि में बदलाव किया, ठीक है ना? यानी आधी निकाल ले तो आधा बचेगा। तो पहले 6 लगा रहा था कितने महीने के लिए? 6 महीने का लगाएगा, और फिर आधा निकाला तो कितना बचा? 3, और कितने महीने बचेंगे? 6 महीने, तो 1 साल हो जाएगा। 6 महीने यहाँ निवेश किया 6 यूनिट का, और बाकी के 6 महीने उसका आधा यानी 3 का निवेश किया, तो अनुपात हो जाएगा आपका 6 सभी में कॉमन है आपका, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 6 से 2 बार में, 6 से 2 बार में, ठीक है ना? 2 अभी भी कॉमन है? नहीं कॉमन है। 8 दूना कितना हो जाएगा? 16, 5 दूना 10, और यहाँ दिखेगा आपको 6 3 9 का, ये कुछ कटेगा नहीं, यही लाभ का अनुपात होगा आपका। इस अनुपात में क्या होगा? लाभ बटेगा आपका। टोटल लाभ कितना है देख लेते हैं। टोटल लाभ है 9 6 25, 25 10 35, 35 का लाभ है सवाल में, जबकि कह रहा है कितना है? ठीक है, तो हल कर लेते हैं। 7 से काटेंगे 5 बार में, 16 7 112 यानी 16,000 दिखेगा। 5 से काटेंगे तो 1 का मान दिखेगा आपको। 5 तियां 15, 3200 रुपए, ठीक है? तो कह रहा है कि सी का लाभ कितना है? कह रहा है कि सी यानी कितना? 9 का मान निकालना है। तो कितने गुना? 3200 गुना 0 0 9 दूना 18, 27 और एक कितना हो जाएगा? 28, 28 800, 28 800 देखिएगा बी वाला विकल्प आपका 28 800 का। अगला सवाल होगा, ठीक है, इतना ही है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का।